गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th के सारे चैप्टर्स जो हिस्ट्री के हैं वो लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम चैप्टर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हर कंट्री में एक ऐसा लीडर उभर के आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिज्म डेवलप करने में, लोगों को इंडिपेंडेंस दिलाने में। फिर हमने गांधी जी की जर्नी को देखा था कि मोहनदास करमचंद गांधी जो कि 1915 में इंडिया वापस आए, और जब वो गए थे साउथ अफ्रीका और जब वो वापस आए तब तक इंडिया काफी बदल चुका था और यहाँ के लोग उनको नहीं जानते थे। उनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस हुई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो पेजेंट्स थे, जो गरीब लोग थे, जो लेबर क्लास थी, उनके इश्यूज को उठाने की कोशिश की थी। लेकिन वहां पे सिर्फ एक वो स्पीच थी। उसके बाद गांधी जी कांग्रेस का जब सेशन हुआ उसमें गए और वहां उनके पास एक पेजेंट आया जिसने बोला कि केड़ा में उनके साथ काफी बुरा हो रहा है उनको। तो वहां पे फिर गांधी जी गए और उस सिचुएशन में, सॉरी केड़ा नहीं, चंपारण में गए थे गांधी जी। तो 1915 में गांधी जी आए थे। 1916 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, दिसंबर में लखनऊ में हुआ था। और उसके बाद 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे, जहाँ पे मतलब जो पेजेंट्स थे, प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन करनी थी, उन लोगों को फोर्स किया जा रहा था। तो उस टाइम में उन्होंने तीन जगह पे गए थे गांधी जी, 1917 और 1918 के टाइम में। केड़ा गए थे, अहमदाबाद गए थे और चंपारण गए थे। यहाँ पे उन्होंने जो वर्कर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को उठाने की कोशिश की थी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट आया था सबसे पहले, तो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हुई थी और एक काफी पॉपुलर स्ट्रगल जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलाने की कोशिश की थी, ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से जो हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई है वो लड़ी जा सके। उसके बाद जो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई में हर इंसान अपने तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझ रहा था और उसको फॉलो कर रहा था। लेकिन जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो उसके बाद लोगों का गुस्सा उभरा अगेंस्ट ब्रिटिश, एंड उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जो चौरी चौरा इंसिडेंट्स कहते हैं वो हुआ। और उसके बाद गांधी जी को लगा कि ये बिल्कुल भी नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंस तो है नहीं, ये तो वायलेंस हो रहा है। तो उन्होंने इनको वापस ले लिया था। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि गांधी जी जो कि पहले जब बीएचयू में उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेजेंस दी थी, तब वो एक ऐसे लीडर थे जिनको साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने काम किया उसके प्रेज के लिए उनको, और उस बात को रिकग्नाइज, उस बात के कारण उनको बुलाया गया था। लेकिन अब 1922 तक जब सिचुएशन बदल चुकी थी, अब वो पेजेंट्स, लेबर, उन सबके काम के लिए, उन सबके हक के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो अब वो एक पब्लिक लीडर बन चुके थे। और कैसे ये सब कुछ हुआ, अब हम ये इस पार्ट में यहाँ से डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट को प्रिपेयर करने का। तो 1922, जैसे कि मैंने कहा कि गांधी जी ने एक इंडियन नेशनलिज्म को बिल्कुल बदल दिया था। और जो उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्पीच जब उन्होंने 1916 में दी थी, जहाँ पे इतने सारे एलिट्स बैठे थे, वो वादा लगभग वो, इट वाज नो लॉन्गर कि वो प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स का था, लेकिन अब उसमें पेजेंट्स, किसान, वर्कर, आर्टिसंस, वो भी बढ़ चढ़ के नेशनलिज्म में, इंडिपेंडेंस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इसके बाद काफी लोगों ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल देना शुरू कर दिया और यहाँ से बात शुरू हुई कि वो महात्मा गांधी बन गए। ये यहाँ से जर्नी शुरू हुई थी उनकी। ये क्यों कहा गया उनको महात्मा? क्योंकि वो एक महात्मा की तरह ड्रेसअप होते थे, वो खादी के कपड़े पहनते थे और वो उन्हीं की तरह की लाइफ जीते थे, उसी तरीके की भाषा बोलते थे बिल्कुल। क्योंकि जो एलीट लोग होते थे वो लोग
इंग्लिश बोलते थे, वो जान के जो ब्रिटिश थे उनकी तरह रहने की कोशिश करते थे। लेकिन गांधी जी का जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो खादी कपड़ा पहनते थे, वो लोकल लोगों की भाषा बोलते थे, वो उनकी तरह रहते थे, वो उनकी तरह कॉमन लोगों की तरह दिखते थे। जबकि जो बाकी लीडर्स होते थे वो लोग कोट पैंट पहनते थे और उनके जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो बिल्कुल अलग था, तो लोकल लोगों जैसा नहीं था। तो इसीलिए उनको महात्मा बोला जाने लगा। अब ये जो उनका ड्रेस थी, अदर नेशनल लीडर्स ना वेस्टर्न सूट, से आपको कहा ना कि वो सूट ट्राउजर्स पहनते थे, ये तो वो लोग बिल्कुल फॉर्मल होते थे उस तरीके से। लेकिन गांधी जी जो थे वो धोती पहनते थे, और उन्होंने तो बाद में खादी को भी प्रमोट किया। और वो लोग अब काफी टाइम गांधी जी चरखा पे स्पेंड करते थे। जैसे ही देखो इस पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि जो स्पिनिंग व्हील कहते हैं जिसको, गांधी जी और एनकरेज करते थे और लोगों को भी कि आपको चरखा चलाना चाहिए। क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल कास्ट है बिटवीन मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर, इसके बीच की जो ये बाउंड्री है, ये इससे ब्रेक होती है, तो इसलिए आपको चरखा चलाना चाहिए। अब एक हिस्टोरियन है सैयद अमीन, इन्होंने ये इमेज ट्रेस की थी पेजेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने कहा था कि रूमर्स, उन्होंने कन्वेड बाय रिपोर्ट्स एंड रूमर्स इन लोकल प्रेस, कि जब ये ट्रैवल करते थे फरवरी 1922 में, गांधी जी को हर जगह पे क्राउड मिलता था, लोग उनसे उनको देखना चाहते थे, लोग मतलब हमेशा उनके आसपास होते थे। ये लोकल प्रेस जो, क्योंकि देखो कुछ आर्टिकल या कुछ न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे आज की डेट में टाइम्स ऑफ इंडिया है या हिंदुस्तान टाइम्स है, ये आपको नेशनल लेवल पे न्यूज़पेपर्स मिलते हैं। लेकिन हर जगह का कोई लोकल न्यूज़पेपर भी होता है, उसको लोकल रिपोर्टर्स लिखते हैं और वो लोकल इवेंट्स लिखे जाते हैं। तो जहाँ पे भी गांधी जी जाया करते थे, वहाँ लोगों का सपोर्ट उनको भरपूर मिलता था। गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, एक हिंदी न्यूज़पेपर में गांधी जी की जो स्पीच थी एट बथनी में, उन्होंने वहाँ के लोकल पीपल को किया, एड्रेस किया था। कहाँ पे? गोरखपुर में। और उन्होंने बताया था, मतलब ये लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, उसमें ये बात लिखी गई थी कि 15,000 से 20,000 मिनिमम इतने लोग तो वहाँ थे ही। ये उन जगहों के नाम हैं गोरखपुर में, जो स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे गांधी जी ने इतने सारे लोगों को विटनेस किया था। और जबकि जो ये खुसमी एरिया है, ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच था, वहां पे ज्यादा स्टेशन नहीं, वहां पे मतलब बिल्कुल मिडिल ऑफ द जंगल था, तब भी 10,000 के करीब करीब लोग वहां पे गए थे। और वो लोग गांधी जी की तरफ, उनका एक डिवोशन था। और उन लोगों ने उन लेकिन चौरी चौरा में थोड़ा सा डिफरेंस इंसिडेंट्स था। और आउटसाइड गोरखपुर स्टेशन हम लोग गांधी जी का दर्शन करने आ रहे थे, मतलब वो लोग उनको देखना चाहते थे, लोग उनसे इंस्पायर हो रहे थे। इस पूरी बात का ये पर्पस है, आप ये आपको पेपर में कहीं लिखना नहीं होगा, बट ये सिर्फ एक सोर्स है, एक एविडेंस है लोकल न्यूज़पेपर का, जो ये दिखा रहा है कि लोगों को कितना ज्यादा इंस्पायर कर रहे थे गांधी जी, लोग मोटिवेट हो रहे थे एक्शंस लेने के लिए जो भी गांधी जी कह रहे थे। जहाँ पे भी गांधी जी जाते थे वहां रूमर्स यानी कि अफवाहें फैल जाती थी कि इनके पास कोई जादुई शक्तियां हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनको महात्मा का टाइटल तो मिल ही गया, तो लोगों को लगता था कि इनके पास कोई ऐसी जादुई शक्तियां भी हैं। और उन लोगों किंग टू रिड्रेस जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी, चाहे फार्मर्स की हैं या किसी भी लोकल ऑफिशियल्स के ऊपर भी इनकी पावर है, मतलब जो लोकल ऑफिशियल हैं या किंग है, उनसे भी ऊपर गांधी जी की पावर सबसे ऊपर है। और वो सुपीरियर हैं इंग्लिश मोनार्क और वहाँ के जो कॉलोनियल रूलर्स हैं उनसे भी ऊपर हैं। और वही मानते थे कि जो भी गांधी जी को क्रिटिसाइज करते थे, उनके घरों में पता नहीं कैसे ही मिस्टीरियसली, किसी को पता नहीं चलता था, पर कैसे उनके घर अलग अलग फॉलिंग अपार्ट, यानी कि घर में लड़ाई हो गई, कुछ ऐसा हो गया कि घर पूरा खराब हो गया, या फिर उनकी फसल खराब हो जाती थी, तो जो भी उनके बारे में बुरा बोलते थे उनके साथ भी कुछ बुरा होने लग जाता था। गांधी जी को लोग महात्मा गांधी बोलने लग गए, गांधी बाबा बोलने लग गए, गांधी महाराज बोलने लग गए, मतलब उनको इन तरीके से टाइटल दे के उन लोगों को एड्रेस किया जाने लगा। क्योंकि वो मानते थे कि जो भी हाई टैक्सेस जो गवर्नमेंट उन पे लगाती है, जो अत्याचार उन पे गवर्नमेंट करती है, उनसे एक गांधी जी ही हैं जो उनको बचा सकते हैं।
और गांधी जी जो भी पुअर लोग होते थे, पेजेंट्स होते थे, उनकी तरह जीते थे। और वो सिंबल धोती पहनते थे, चरखा चलाते थे। तो गांधी जी जबकि एक मर्चेंट कास्ट से बिलोंग करते थे। और ऐसा नहीं था कि वो शेड्यूल कास्ट थे या वो एक कहते हैं ना जाति सिस्टम में वो लो कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे। वो एक मर्चेंट कास्ट से बिलोंग करते थे और वो प्रोफेशनली एक लॉयर थे। लेकिन इतने हाई स्टेटस पे वो अपने आप को, वो भी चाहे तो वो वेस्टर्न तरीके से तैयार हो सकते थे जैसे बाकी के लीडर्स होते थे। लेकिन फिर भी वो एक सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे। और वो खुद अपने हाथ से काम करना प्रेफर करते थे। और जो भी फुल लेबरिंग पुअर होते थे, जो मजदूर होते थे, जो गरीब लोग होते थे, उनकी तरफ उनकी फुल एम्पथी होती थी। देखो, सिंपथी होता है जब आप किसी की तरफ बुरा फील करो, लेकिन एम्पथी होता है जब आप उसकी एक्चुअल जो वो फील कर रहा है आप वो फील कर सको, वो समझ सको। तो वो एम्पथाइज करते थे लोगों के साथ। बहुत से अदर पॉलिटिशियंस जो थे टॉक्ड डाउन टू देम। एंड गांधी जी जो होते थे वो बिल्कुल उन लोगों के जैसे, जो लोकल लोग हैं उनके जैसे ही गांधी जी भी लगते थे। तो इसीलिए जो वो कहते थे उनकी बातों से लोग कनेक्ट कर पाते थे, उनकी बातों को लोग बेहतर तरीके से समझ पाते थे। महात्मा गांधी मास अपील जो होती थी वो अनडाउटली जेन्युइन होती थी। इंडियन पॉलिटिक्स विदाउट प्रेसिडेंट, अब वो जो होता था उनका स्ट्रेस क्या होता था नेशनलिज्म पे। और वो केयरफुली उन चीजों को ऑर्गेनाइज करते थे। अब जब कांग्रेस की न्यू ब्रांचेस इमर्ज हुई, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कांग्रेस एक्सपैंड हो रही थी, इस चैप्टर की बिगनिंग में मैंने ये बात बताई थी। जैसे जैसे हुआ तो सीरीज ऑफ प्रजा मंडल इस्टेब्लिश होने लगे। इनका काम ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे आज कुछ स्टेट्स, जो आज की स्टेट्स हैं, ये पहले अलग अलग राजाओं के अंडर होती थी। तो प्रिंसली स्टेट्स जो थी, जिन मतलब यानी कि जो प्रिंस या किंग उन पे रूल कर रहे थे, वहां पे नेशनलिस्ट क्रीड को बढ़ावा देना, ये इन प्रजामंडल्स का काम होता था। तो अगर आपसे एक मार्क में पूछ लिया जाए कि इन प्रजामंडल्स को क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, तो एक नेशनलिस्ट क्रीड को डेवलप करने के लिए, देशभक्ति की भावना को डेवलप करने के लिए। कहाँ पे? प्रिंसली स्टेट्स में। गांधी जी ने भी एनकरेज किया नेशनलिस्ट मैसेज को। वो मदर टंग यानी कि जो यहाँ की लोकल भाषा है उसमें बात करते थे। जबकि जो रूलर्स होते थे वो किस भाषा में बात करेंगे? इंग्लिश में। लेकिन वो यहाँ की जो लोकल भाषा है, जो यहाँ के हर तबके को समझ आएगी, लेबरिंग क्लास को भी समझ आएगी और मिडिल क्लास लोगों को भी समझ आएगी, वो उसी भाषा में यहाँ पे बात किया करते थे। प्रोविंशियल कमिटीज ऑफ जो कांग्रेस होती थी वो लिंग्विस्टिक रीजन्स के बेस पे होती थी। अलग अलग जो ये कमिटी बनाई गई थी, इन कमिटीज को जो डिवाइड किया जाएगा वो कैसे किया गया था? लैंग्वेज के बेस पे। क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं है ब्रिटिश की तरह कि सिर्फ एक इंग्लिश ही बोली जा रही है पूरे के पूरे इंडिया में, नहीं। हर जगह की अलग लोकल भाषा है। तो इन कमिटीज को लैंग्वेज और रीजन के बेस पे बनाया गया था, rather than artificial boundaries of ब्रिटिश इंडिया। इन कमिटीज को जो ब्रिटिश इंडिया जिस तरीके से बाउंड्रीज चला रही थी उस तरीके से नहीं बनाया गया था। नेशनलिज्म को हर एक एक देश के कोने कोने में ले जाना, और हर सोशल ग्रुप को जो प्रीवियसली जिसको पता भी नहीं था कि हमें आज़ादी चाहिए, हमारे साथ हो क्या रहा है, उन सब तक ये बात पहुंचाना, ये इनका मेन टारगेट था। बाय नाउ कांग्रेस को बहुत सारे लोग सपोर्ट करने लग गए थे। जो कांग्रेस में बिजनेसमैन और जो नेशनलिस्ट थे यानी कि जो रिच क्लास थी वो कांग्रेस को काफी सपोर्ट करती थी। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वर क्विक टू रिकॉग्नाइज इन अ फ्री इंडिया, क्योंकि उनको ये रियलाइज हुआ था कि अगर ब्रिटिश हमारे यहाँ से चले गए तो इंडिया फ्री हो जाएगा। तो इन लोकल जो इंडियन बिजनेसमैन हैं, तो उन लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ के नए स्टार्टअप्स बिजनेस खोल पाएंगे क्योंकि अब कॉलोनियल रूल ऊपर उनके रहेगा नहीं। तो इसलिए फ्री इंडिया होने से इंजॉयड ब्रिटिश कॉम्पिटिटर्स वुड कम टू एन एंड। जो यहाँ के इंडिया के बिजनेसमैन हैं, अभी इन लोगों को ब्रिटिश के लोगों का कंपटीशन झेलना पड़ता है और ब्रिटिश के लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली वो पावर में है। लेकिन अगर एक बार आजादी मिल गई तो फिर इन लोगों को कंपटीशन नहीं रह जाएगा, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और ये लोग फिर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो इन लोगों की ये सोच थी। सम ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर्स सच एज जीडी बिरला, इन्होंने भी नेशनलिज्म को ओपनली सपोर्ट किया। कुछ लोगों ने ज्यादा डायरेक्टली नहीं किया बट वो भी सपोर्ट कर रहे थे। कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जो डायरेक्टली ओपनली सपोर्ट करते थे।
कुछ नहीं करते थे क्योंकि वो डरते थे कि ब्रिटिशर्स उनकी कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले लें, और बहुत ही चीजें होती हैं। दस गांधी जी एडमायरर्स पुअर में भी थे और रिच में भी थे। मतलब गांधी जी के सपोर्टर सिर्फ पुअर क्लास नहीं थी, इवन जो रिच लोग थे वो भी गांधी जी को सपोर्ट करते थे। तो उनके सपोर्टर्स और फॉलोअर्स जो थे वो पेजेंट्स में भी थे और रिच लोगों में भी थे। अब जो पेजेंट्स थे वो गांधी जी को इसीलिए फॉलो करते थे क्योंकि उनका डिफरेंट रीजन था, और जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका अलग रीजन था। पेजेंट्स क्या चाहते थे कि उनको टैक्स ना देना पड़े, वो अपनी मर्जी की फसल उगा सकें, ये सब पेजेंट्स के पर्पस थे। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता था कि उनको ब्रिटिश कंपटीशन से आज़ादी मिल जाए, वो अपने तरीके से जो चाहें वो बिजनेस कर सके और उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोनों के पर्पस और रीजन अलग थे कि वो गांधी जी को क्यों सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कर सब गांधी जी को सपोर्ट रहे थे। गांधी जी का खुद का जो रोल था वो बहुत वाइटल था, और उन्होंने गांधीयन नेशनलिज्म को डेवलप करने में बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले किया। 1917 से 1922 के बीच में टैलेंटेड इंडियंस ने, काफी सारे लोगों ने, जो प्रोफेशनल्स थे, जो अमीर थे, गरीब थे, उन सब ने अपने आप को गांधी जी से कनेक्ट करना शुरू किया। और महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेपी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, ये सारे वो नाम हैं जो एक इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के तौर से, जो आप फ्रीडम फाइटर्स कहोगे, पॉलिटिशियंस जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारी फ्रीडम में, वो सब गांधी जी से अटैच होने लग गए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। इनमें से एक भी नहीं है जिनका नाम हमने सुना ना हो, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट लोग हैं जिन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस में रोल प्ले किया था। तो ये सब अटैच होने लग गए थे और नोटेबली एसोसिएट होने लग गए थे, एक नहीं तो दूसरे तरीके से, गांधी जी के साथ। और ये बात सिर्फ लोगों के साथ नहीं थी, इवन हमारे यहाँ रिलीजन का भी, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं। तो अलग अलग रिलीजन के लोग और ट्रेडिशन के लोग भी इंडिया के गांधी जी के साथ जुड़ने लग गए थे। और महात्मा गांधी जब 1924 में प्रिजन से फाइनली रिलीज हुए, तो उन्होंने होम स्पन क्लॉथ, खादी, क्योंकि उनको अब घर में होम डिटेंशन में बोला गया, यानी कि अब उनको घर में रहना होगा, डिवोटेड अटेंशन टू प्रमोट, उन्होंने उस वक्त जब जैसे ही वो रिलीज हुए उसके बाद उन्होंने होम स्पन क्लॉथ, खादी, यानी कि अब हम अपने घर में खुद ही खादी बनाएंगे और हम उसी को यूज करेंगे, उस आइडिया को प्रमोट करना शुरू किया। और पहला ये काम शुरू किया, और दूसरा उन्होंने अनटचेबिलिटी को खत्म करना है। ये दो काम उन्होंने 1924 में, जब वो जेल से रिहा हुए, उसके बाद उन्होंने शुरू किए थे। गांधी जी का जो ये सोशल रिफॉर्मर था, एज ही वॉज अ पॉलिटिशियन, ही बिलीव्ड द ऑर्डर टू बी वर्दी ऑफ फ्रीडम। इंडियंस को अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो हमें उस फ्रीडम के वर्दी भी होना पड़ेगा, हमें फ्रीडम ऐसे ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए इंडियंस को सोशल ईवल, जो सोसाइटी में ये गलत चीजें चल रही हैं, प्रैक्टिसेस, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादी करा दी जानी, या अनटचेबिलिटी, हमें इनसे छुटकारा लेना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। इंडियंस को जेन्युइन टॉलरेंस ऑफ इंडियंस, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी, हिंदू मुस्लिम हार्मनी, कि एक इंडियन दूसरे इंडियन के साथ तो हार्मनी में रहे, पीसफुल तरीके से रहे। हम भले ही ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं, हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन अगर वो हमारे को आज़ादी दे भी दें तो क्या हम अपने आप में ही लड़ने लग जाएंगे? नहीं। तो हमें एक दूसरे के साथ भी हार्मनी में रहना पड़ेगा। इकोनॉमिक फ्रंट में सेल्फ रिलायंट होना, कि अगर ब्रिटिश आज हमें इंडिपेंडेंस दे रहे हैं तो क्या हम कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, हम खुद से क्या कर पाएंगे? इसीलिए उन्होंने सिग्निफिकेंस दिया कि हम मिल में, जो फैक्ट्रीज में कपड़ा बनता है, उसको ना पहने जो कि बाहर की ब्रिटिशर्स भेज रहे हैं, इसकी जगह हम खादी, जो कि हम खुद घर पे बना सकते हैं चरखे से, हम उसको पहने। वो चीज को प्रमोट किया ताकि धीरे धीरे हम सेल्फ रिलायंट हो सके, हमें ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इस चीज को उन्होंने प्रमोट किया। अब आता है सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह है ये तो, इसको हम डांडी मार्च भी बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक
एक्शन है और यहाँ पे तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये गांधी जी की इमेज में भी, क्योंकि यहाँ पे जो महात्मा गांधी थे वो एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मेजर लीडर बन चुके थे। तो ये जो केस स्टडी है सॉल्ट सत्याग्रह की, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट से अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर करने का। चलिए मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।